हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? एक बार बताइए कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, सब चीज़ ठीक है? आप सब कैसे हैं? बिल्कुल स्वस्थ मस्त हैं कि नहीं है? फटाफट से आप लोग एक बार क्लियर कर दीजिए। जल्दी जल्दी आप लोग एक बार वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, ताकि प्यारे बच्चों आपको पता है कि आज का जो क्लास होने वाला है, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। और बायोलॉजी में जो चैप्टर 4 है जनन स्वास्थ्य है, उसको क्या वन शॉट में हम लोग क्या करेंगे, क्लियर करेंगे, पूरा उसको पढ़ेंगे और 100% है कि आपको समझ में आएगा। तो आपका वेलकम है आस्क बोर्ड के ऐसे स्टडी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे जितने भी बच्चे कमज़ोर स्टूडेंट हैं, जिनको समझ में नहीं आता है, उनको भी यहाँ पे समझ में आ जाता है। तो ऐसा एक स्टडी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से करवाई जाती है। तो फटाफट से प्यारे बच्चों एक बार आप लोगों से बोलेंगे कि फटाफट शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे, और लाइक नहीं किए हैं प्यारे बच्चों फटाफट से लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि लाइक करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। आपका अटेंडेंस बनाना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, तो इतना काम कर दीजिए। साथ में अगर व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। ठीक है, आप इसमें मैसेज करके फटाफट से व्हाट्सएप ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट का लिंक मिलेगा। लाइव क्लास जैसे होता है तैसे हम यहाँ पे इसमें लिंक भेज देते हैं। तो ये आपके लिए जुड़ना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। तो आप लोग जल्दी जल्दी ये काम कर लीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, तो सभी बच्चों से निवेदन है कि व्हाट्सएप ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाइए। और ऑनलाइन टेस्ट हो रहा है, नहीं दिए हैं अब तक तो जाके दे दीजिए। कैसे देना है वो हम आपको बताएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों एक बार यस बोलिए और आप लोग बताइए बिल्कुल स्वस्थ मस्त हैं, बिल्कुल बढ़िया हैं। तो एक बार यस बोलिए ताकि क्लास को हम शुरू कर दें। और जैसे आपको पता है कि बायोलॉजी का हम लोग जनन स्वास्थ्य पढ़ने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत मजेदार है, इंपॉर्टेंट है, और ये आप कर लेते हैं तो क्या होता है ना, तो आपको ऑब्जेक्टिव याद करना पड़ेगा ना सब्जेक्टिव, पूरा क्लियर हो जाएगा 100%। तो आप लोग जरूर ये क्लास को कीजिएगा। ठीक है, और प्यारे बच्चों 499 वाला कोर्स अगर आप नहीं लिए हैं तो 499 वाला कोर्स ले लीजिए। इसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का, सभी विषयों का क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, और साथ में गेस प्रश्न भी रहेगा। तो जल्दी से जल्दी ये ले लीजिए। लेने के लिए आपको नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा बाबू, यहाँ पे आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं और प्यारे बच्चों ले सकते हैं। तो अभी तक नहीं लिए हैं, टाइम वेस्ट मत कीजिए, टाइम आपके पास कम है, जल्दी से जल्दी नोट्स ले लीजिए, उससे आपका बहुत टाइम का बचत होगा। उसके बाद से आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे इंपॉर्टेंट। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए एक बार सभी प्यारे बच्चे मुस्कुराते हुए यस बोलिए ताकि क्लास को शुरू कर दिया जाए। चलिए शुरू कर ही देते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, जनन स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं। यानी जनन स्वास्थ्य, यानी जब जनन की क्रिया होती है तो उसमें स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। तो जनन स्वास्थ्य क्या होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, ये हम आपको बताएंगे। चलिए, जनन स्वास्थ्य को प्यारे बच्चों डिफाइंड किया है किसने, WHO ने। ठीक है, यानी WHO ने बताया कि जनन स्वास्थ्य क्या है। तो यानी ये नहीं है कि आपके प्राइवेट पार्ट में ही कोई बीमारी हो तो वहीं जनन के स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है, नहीं। जनन स्वास्थ्य यानी जब जनन की क्रिया हो तो प्यारे बच्चों स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है। जनन स्वास्थ्य ने यह बताया कि जनन स्वास्थ्य के अंतर्गत आपका क्या, शरीरात्मक यानी शरीर आपका पूरा हेल्दी होना चाहिए, भावात्मक यानी भावात्मक भी आप क्या हेल्दी होना चाहिए। और प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए, और एक प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि भावात्मक हो गया, और यहाँ आप देखिए व्यवहारात्मक भी आपको क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। यानी आव भाव छाव ये सब बोला जाता है ना, ये सारी चीज़ें आपकी बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। यानी अभी आपका बीमारी नहीं होना चाहिए, और आप दिमाग से भी सही रहे, ना किसी पे गुस्सा करें, ना कुछ भी, भाव भी सही रहे, और यहाँ पे व्यवहार भी सही रहे। इसी सब अगर सही रहता है तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, जनन स्वास्थ्य बोलते हैं। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये WHO वर्ल्ड हेल्थ, यहाँ देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये है जो WHO होता है, उसने यहाँ पे बताया हुआ है। तो चलिए हम एक बार डिफाइन करते हैं कि WHO क्या होता है। यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनन स्वास्थ्य के बारे में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में क्या कहा है। ठीक है, तो यहाँ पे समझिएगा कि WHO के अनुसार जनन स्वास्थ्य का अर्थ, यानी जनन स्वास्थ्य का अर्थ होता है कि जनन के सभी पहलू, जैसे जनन के सभी पहलू, जैसे शरीरात्मक यानी शरीर आपका पूरा हेल्दी होना चाहिए, भावात्मक यानी भाव आपका हेल्दी होना चाहिए। ठीक है, यानी प्यारे बच्चों ऐसा नहीं कि दिमागी संतुलन इधर उधर हो जाए, है ना, ये भी नहीं होना चाहिए। भाव भी सही होना चाहिए, व्यवहार आपका सही होना चाहिए। सबका प्यारे बच्चों क्या होता है, सामाजिक कुशलता, सब चीज यहाँ पे क्या स्थिति को ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, जनन स्वास्थ्य कहते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है ना। तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। अब देखिए आगे आता है कि प्यारे बच्चों 7 अप्रैल को विश्व, यहाँ आप देखिए स्वास्थ्य दिवस, तथा 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। ये क्या है, ऑब्जेक्टिव है जो पूछा गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो हम पक्का है कि पूछेंगे आपसे।
पक्का है, पूछेंगे कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। कौन प्यारे बच्चों, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। जबकि 11 जुलाई को क्या मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। 2 ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। और प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे जनन स्वास्थ्य भी समझ में आ गया होगा। तो जनन स्वास्थ्य बहुत अच्छा चैप्टर है, आप लोग पढ़ते चलिए, देखिए कितना मजा आएगा। देखिए अब देखिए आगे है कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं कौन कौन सी होती है। अगर प्यारे बच्चों जनन स्वास्थ्य है तो इससे संबंधित समस्याएं यानी प्यारे बच्चों कौन कौन से उत्पन्न होंगी, कैसे उत्पन्न होती है। जब जनन, यहाँ पे देख लीजिए, जनन जो स्वास्थ्य है उसे समस्याएं कैसे उत्पन्न होंगे, यानी उसमें समस्या कैसे आएगा। तो कुछ पहलू हम आपको बता रहे हैं, यहाँ पे समझिएगा। पहला है बाल विवाह, ठीक है, बाल विवाह। बाल विवाह से क्या होगा, जनन संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। छोटी छोटी क्या होगा, छोटे छोटे अवस्थाओं में लड़का लड़की का शादी हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों क्या होगा, 15, 17, 18 साल होते होते वो लोग माता पिता बन जाएंगे। तो उससे क्या होगा, उम्र है ही नहीं है और प्यारे बच्चों खुद बच्चा है और एक बच्चा आ भी गया उन लोग का, तो इससे क्या होगा, ऐसे बाबू बीमारी ही ना होगा, ठीक है। तो ये एक क्या होता है जनन स्वास्थ्य का सबसे, ये प्यारे बच्चों मतलब जनन स्वास्थ्य का एक प्रमुख क्या है, आपको याद रखने की समस्या है ये। कौन, तो यहाँ पे याद रखने की बाल विवाह, ठीक है, वो क्या है, बाल विवाह है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि बाल विवाह क्या है, जनन जो स्वास्थ्य है उसका एक प्रमुख समस्या है बाल विवाह। अगर आपसे पूछ देगा सब्जेक्टिव में कि जनन स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को लिखे, तो आपको यही लिखना है, ये सारा सब्जेक्टिव है तो याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कम उम्र में बार बार गर्भधारण। प्यारे बच्चों जब बाल विवाह हो जाएगा तो कम ही उम्र में क्या होगा, 17-18 साल में क्या हो जाएगा, माँ बन जाएगी लड़कियाँ। अच्छा है, लड़का भी है प्यारे बच्चों पिता बन जाएगा, है ना। खुद बच्चा है उसका बच्चा हो जाएगा एगो, है ना, यही ना होगा। तो प्यारे बच्चों कम उम्र में क्या होगा, बार बार गर्भधारण होगा, ठीक है ना। बाल विवाह पहले के जमाने में देखते होंगे कि जब छोटा छोटा में शादी हो जाता होगा तो उन लोगों का 12 गो लड़का किसी का 6 गो लड़का, किसी का 8 गो लड़का, है ना, ऐसा होता है ना। तो वही बात है, छोटी सी उम्र में शादी हो गया, प्यारे बच्चों बार बार लड़का। पहले ऐसा नहीं होता था, मतलब पहले ही ऐसा ही होता है, लेकिन अभी बहुत अच्छा है कि सब लोग प्यारे बच्चों जनसंख्या पे नियंत्रण कर रहे हैं और करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए कम उम्र में बार बार गर्भधारण, जब बाल विवाह होगा तो कम उम्र में ही गर्भधारण होगा, है ना। तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा समस्या है किसका, जनन स्वास्थ्य का। यहाँ आप देखिए ये क्या लिखा है, प्रसवोत्तर देखभाल की कमी, यानी कहने का मतलब क्या, उसकी देखभाल में क्या होगी, कमी होगी, यानी उसको ठीक से खाना नहीं मिलेगा रहने के लिए। हर चीज़ में अगर समस्या आएगी, उसको व्यवहार सही से उसके साथ व्यवहार नहीं किया जाएगा, 10 प्रकार का टेंशन रहेगा, तो प्यारे बच्चों से क्या होगा, जनन स्वास्थ्य में कमी आएगी, यानी प्यारे बच्चों उसमें क्या होगा, उसमें समस्या उत्पन्न होगी। अब देखिए कि जननांगों को अस्वच्छ के कारण, जननांग यानी प्यारे बच्चों जनन अंग आपको पता ही है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम लोग जैसे मनुष्य में क्या होता है, पेनिस होता है और औरतों में वजाइना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू बायो है तो इसको सही से पढ़ना पड़ेगा हमको, तभी क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज हंसिए उसिएगा मत और क्लास पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप देखिए जनन अंगों का, यहाँ आप देखिए अस्वच्छता के कारण, यानी प्यारे बच्चों उसको साफ सफाई न करने के कारण, वैसे ही प्यारे बच्चों कचरा फैलाने के कारण क्या होगा, उससे भी हमारा क्या हो सकता है, यहाँ पे याद रखना है कि जनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पे ये भी हमारा हो जाएगा, ठीक है। आपको ये भी लिखना है, शिशु मृत्यु दर मातृ मृत्यु दर का अधिक होना, यानी कहने का मतलब क्या, शिशु मृत्यु दर यानी पेट में ही मान लीजिए कि शिशु की मृत्यु हो गई, मातृ मृत्यु दर का अधिक होना, ये सब क्या होता है, ये भी जनन स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। ऋतु, यहाँ पर देखिए ऋतुस्राव, यहाँ पर देखिए ऋतुस्राव संबंधित समस्याओं को समझ की कमी, यानी जो ऋतुस्राव चक्र होता है प्यारे बच्चों उसमें भी समस्या होती है। अगर आपको कुछ नहीं पता है तो उसमें भी कमी होगा और इन्फेक्शन होने का भी डर और खतरा लगा रहता है। तो ये भी प्यारे बच्चों जनन स्वास्थ्य समस्याएं भी है। अब देखिए अगला है यहाँ पे कि जन्म नियंत्रण उपयोग जैसे गर्भ निरोधक समस्या का प्यारे बच्चों क्या, अज्ञानता, यानी प्यारे बच्चों जिनको नहीं पता है कि गर्भ निरोधक गोली क्या होती है, प्यारे बच्चों जनसंख्या को कैसे काबू किया जा सकता है, तो ये सब चीज़ों के कारण अगर इस सब का ज्ञान नहीं है तो इससे भी हम लोग का जनन स्वास्थ्य प्यारे बच्चों क्या होगा, खराब हो सकता है। यानी जनन स्वास्थ्य यानी प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या हो सकता है, उत्पन्न हो सकता है, समस्या इसमें उत्पन्न हो सकती है। तो ये सारी चीजें हैं प्यारे बच्चों, जैसे यौन संचरित रोग से संबंधित जानकारी का अभाव, जैसे एड्स हो गया, सिफिलिस हो गया, गनेरिया हो गया, ये सब जनन संबंधित समस्याएं हैं, ठीक है। तो इस सब का भी प्यारे बच्चों क्या होगा, भुगतान हमको करना पड़ेगा अगर आपको नहीं पता होगा तो अगर आपके एग्जाम में पूछेगा, अब आप भागिए मत, बहुत मजा आएगा क्लास में, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करके जाइए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पूरा क्लियर हो गया कि अगर आपसे पूछ देगा कि जनन स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं कौन कौन सी है, एग्जाम में पूछ दिया ये, तो आपको क्या लिखना है, पहला लिखना है कि बाल विवाह,
कम उम्र में बार बार गर्भधारण, यहाँ आप देखिए यहाँ पे प्रवोसर देखभाल में कमी, यानी देखभाल में उसकी कमी हो गया। यहाँ आप देखिए जननांगों को अस्वच्छ रखना, यानी उसको साफ सफाई नहीं करना, ऐसे ही छोड़ देना है ना, तो यहाँ पे उससे भी हो जाएगा। शिशु मृत्यु दर, और यहाँ पे याद रखिएगा मातृ मृत्यु दर का अधिक होना, ऋतुस्राव संबंधित यहाँ पे समस्याओं को समझने में कमी हो जाएगा। जन्म नियंत्रण उपयोगी जैसे गर्भ निरोधक जो गोली होती है, जो प्यारे बच्चों केंद्रीय अनुसंधान संस्था द्वारा एक सहेली बनाया गया, वो हो गया माला डी, माला एन, ये सब क्या होते हैं, गर्भ निरोधक पुट्टी का गोली होती है। उसमें पोजिस्ट्रोन पाया जाता है जो क्या करता है प्यारे बच्चों, अंडोत्सर्ग को रोक देता है, ठीक है, जिससे हमारा गर्भ धारण नहीं हो पाता है, ठीक है। तो ये सब सारी समस्याएं अगर आपको जानकारी होंगी तभी तो आप जनन स्वास्थ्य सही कर पाएंगे अपना, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, इसमें समस्या आती रहेगी। दूसरा है कि प्यारे बच्चों यौन संचारित रोग से संबंधित जानकारी का अभाव, कि ये होता क्या है, अब किसी को पता ही नहीं होगा एड्स क्या होता है, सिफिलिस क्या होता है, गोनेरिया क्या होता है, इसके लक्षण क्या क्या है। तो अगर आपको नहीं पता तो प्यारे बच्चों खतरा है ना, खतरा है ना, तो यही बात होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे इंग्लिश में है, जितने बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले लीजिए, और जितने बच्चे कोर्स नहीं लिए हैं ना ले लीजिएगा। 499 में नंबर नोट कीजिए 62 99 24 89 35, आप इस पर संपर्क कर सकते हैं फटाफट। अब देख कार्य नीतियां हमारी क्या होनी चाहिए जनन स्वास्थ्य में प्यारे बच्चों, कार्य नीतियां हमारी क्या होना चाहिए, यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हमारी कार्य नीतियां क्या होनी चाहिए, कार्य नीति हम क्या क्या कर सकते हैं ये समझिए। देखिए परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया जाता है कि परिवार नियोजन कीजिए प्यारे बच्चों। परिवार नियोजन कार्यक्रम आपको पता होगा क्या है, परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है, इसकी प्यारे बच्चों कार्य नीति है राष्ट्रीय, यहाँ देखिए जनसंख्या नीति, यानी जनसंख्या को बढ़ाने से रोकने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये सब कार्य नीतियां हैं किसको, तो जनन स्वास्थ्य को बचाने के लिए। गांव गांव में प्यारे बच्चों अस्पताल खुला हुआ है, लेकिन कोनो काम का है, उसमें सब में भूत रहता है, आदमी इंसान डॉक्टर नहीं रहता, आप भी देखे होंगे, हमारे तरफ भी है, उसमें भूत है, कभी डॉक्टर आता ही नहीं है, सिर्फ नाम का खुला हुआ है। बाकी लिख देता है लो नीति है, पीती है, चीती है, तो ये तो प्यारे बच्चों ये तो आप लोग गांव में भी हॉस्पिटल होगा, ये हॉस्पिटल इसलिए बनाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू इसलिए बनाया गया है ताकि जितने भी लोग हैं अपनी समस्याओं को हल कर सके, लेकिन वो बना के पैसा बर्बाद बना दिए हॉस्पिटल, उसमें डॉक्टर का कोई भी खंडर बना दिए, उसमें से खंडर कोई भी उसमें ना डॉक्टर है ना कुछ है। यहाँ तक कि प्यारे बच्चों भूत भी रहता है कि नहीं, वो भी उसमें जाके देखना पड़ेगा, है ना। तो ये भी बात है। देखिए यहाँ पे कौन कौन सा नीतियाँ चलाई गई, कार्य नीति जनन स्वास्थ्य के लिए, परिवार नियोजन कार्यक्रम चलाया गया, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति चलाई गई, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन भी हमारा चलाया गया, ठीक है। यहाँ आप देखिए शहरी परिवार कल्याण योजना भी चलाया गया, ठीक है। अब यहाँ आप देख लीजिए व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम भी चलाया गया, जिससे हमारा जनन स्वास्थ्य प्यारे बच्चों क्या रहे, सही रह सके। जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम चलाया गया, तो ये सारी कार्य नीतियाँ चलाई गई जनन स्वास्थ्य के लिए कि किस प्रकार जनन स्वास्थ्य में कमी नहीं हो, सब चीज़ ठीक रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये आप लोग कार्य नीति अगर पूछेगा कि जनन स्वास्थ्य के कार्य नीति को लिखें, तो आपको लिख देना है कि जनन स्वास्थ्य के कार्य नीति कौन कौन से हैं, परिवार नियोजन कार्यक्रम, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, ये सब जितने भी है प्यारे बच्चों क्या है कार्य नीति है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्यारे बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या है ना, एक एक पॉइंट बाबू यही सब आता है, जनन स्वास्थ्य में यही सब है, तो यही सब आपको पढ़ना ही है, ठीक है। आगे चल के आपको बीमारी के बारे में पढ़ाएंगे, लेकिन क्लास में अभी बने रहिए, मजा आएगा। चलिए परिवार नियोजन कार्यक्रम पूछा जा रहा है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होता है। तो भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ, 1951। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आता है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चलाया गया, तो 1951 में, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। तो पहला यहाँ पे याद रखिएगा। जनसंख्या स्वास्थ्य के लक्षणों के प्रति हेतु यहाँ पे क्या, यदि यहाँ पे सर्वप्रथम वह बड़ा प्रयास था, यानी कहने का मतलब क्या है कि जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है ना, ये जनन स्वास्थ्य के लक्षण के प्रति हेतु ये सर्वप्रथम क्या सबसे बड़ा प्रयास किया गया था कि जनन स्वास्थ्य के लक्षण कैसे आप प्राप्त करेंगे, यानी कैसे पता चलेगा कि हमको ये बीमारी हुआ है, ठीक है, जनन स्वास्थ्य। तो इसके लिए एक बड़ा सा प्यारे बच्चों क्या एक नियोजन चलाया गया था, ठीक है। इसका कार्य को प्रारंभ कर भारत विश्व का पहला देश बन गया, यानी इस कार्य को प्रारंभ करके भारत जो है विश्व का पहला देश बन गया था। कौन, तो परिवार नियोजन। सबसे पहले एक इसमें इंपॉर्टेंट है कि परिवार नियोजन कार्यक्रम कब चालू किया गया, 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम चालू किया गया था, ठीक है।
और ये प्यारे बच्चों भारत का प्रथम मतलब भारत विश्व का प्रथम मतलब देश बन गया जिसमें परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरुआत हुआ। ठीक है, अब देखिए राष्ट्रीय स्तर पर संपूर्ण जनन स्वस्थता लक्षण को प्राप्त करने के लिए इस कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। यानी प्यारे बच्चों संपूर्ण जनन स्वास्थ्य के लक्षण को प्राप्त करने के लिए कि उसके लक्षण क्या क्या है जनन स्वास्थ्य के, इसको जागरूक करने के लिए, सबको बताने के लिए ये प्यारे बच्चों प्रारंभ किया गया था। अब देखिए परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण था। बाबू ये पूछ सकता है कि परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य क्या था, तो परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य था जनसंख्या को नियंत्रित करना, जिससे जनसंख्या हमारे पॉपुलेशन बढ़े ना। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये याद रखना है। चलिए अब देखिए कि परिवार नियोजन का एकमात्र उद्देश्य क्या था, जनसंख्या नियंत्रण, यानी जनसंख्या में कमी। ठीक है, जनसंख्या को कैसे नियंत्रित, मैंने कहने का मतलब बढ़े ना अब इससे ज्यादा, ठीक है, नियंत्रित हो जाए। अब देखिए सन 1977 से 78 के पश्चात परिवार नियोजन का यहाँ देखिए क्या कर दिया गया, बदल कर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि परिवार नियोजन 1900 प्यारे बच्चों का 51 में लागू हुआ है ना। अब इसका नाम बदल के 1977 से 78 में क्या कर दिया गया, 1977 से 1978 में इसका काम क्या कर दिया गया, नाम क्या कर दिया गया, तो प्यारे बच्चों परिवार कल्याण प्यारे बच्चों कार्यक्रम कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपसे पूछे परिवार नियोजन के कार्यक्रम कौन कौन से हैं तो आप इसको लिख दीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट, देखिए जनसंख्या विस्फोट के बारे में पढ़ते हैं कि जनसंख्या विस्फोट क्या है। जनसंख्या में अचानक क्या वृद्धि, विस्फोट का मतलब क्या वृद्धि, है ना। तो सबसे मुख्य कारण यही था बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह, जनसंख्या पर विस्फोट का मुख्य कारण क्या था, बाल विवाह, छोटा छोटा में शादी, 18 साल होते होते खुद तो बच्चा है, एगो बच्चा उनका हो गया, है ना। तो यही होता है प्यारे बच्चों जनसंख्या विस्फोट, है ना। बार बार गर्भधारण, एगो मतलब मान लीजिए कि एगो परिवार में 10-10 गो बच्चा होता था, 12-12 गो, पहले जमाना में देखते थे उनको 14 गो लड़का बा, किसी का 12 गो लड़का है, किसी का 14 गो है, किसी का 12 गो है, किसी का 8 गो है, किसी का 10 गो है। तो ये सब जनसंख्या वृद्धि ही ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जनसंख्या विस्फोट क्या है, परिभाषा सुनिए कि अपेक्षाकृत कम समय में हुई जनसंख्या की तीव्र वृद्धि को हम लोग जनसंख्या विस्फोट कहते हैं। यानी कम समय में अधिक जनसंख्या उत्पन्न होना, यानी प्यारे बच्चों कम समय में अधिक जनसंख्या उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, प्यारे बच्चों याद रखना है कि जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए जनसंख्या विस्फोट आपको याद रखना है कि अपेक्षाकृत यानी अपेक्षा के अनुसार कम समय में अधिक जनसंख्या का होना हमारा क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए हमारे देश का जनसंख्या स्वतंत्रता के समय, यानी प्यारे बच्चों स्वतंत्रता के समय हमारा लगभग कितना था, तो प्यारे बच्चों 40 करोड़ था। हमारा आबादी कितना था जब हम लोग प्यारे बच्चों हमारा देश आजाद हुआ था, तो उस समय प्यारे बच्चों यहाँ पे 40 करोड़ हम लोग की जनसंख्या। आज कितना है, 140 करोड़ है। आज कितना है, 140-45 करोड़ है अभी हम लोग की जनसंख्या। देश का जनसंख्या में प्यारे बच्चों सबसे प्रथम स्थान है भारत का। ठीक है, जनसंख्या के हिसाब से हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो याद रखना है कि हमारे देश की जनसंख्या स्वतंत्रता के समय लगभग 40 करोड़ थी, तब यह बढ़कर सन 1981 में लगभग 70 करोड़ हो गई। यहाँ पे कब, 1981 में ये 70 करोड़ की हो गई, और 2011 के जनगणना के अनुसार ये 121 करोड़ की हो गई। 2011 में ही हम लोग 121 करोड़ हो गए, है ना। 2011 में ही हम लोग 121 करोड़ हो गए। अभी लगभग हम लोग की जनसंख्या कितनी है, अभी तो खैर पूरा यहाँ पे अभी सब लोग यहाँ पे जनसंख्या नियंत्रित कर रहे हैं, तो अभी कम बढ़ रहा है, यानी 140-45 करोड़ अभी हम लोग की जनसंख्या है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जनसंख्या विस्फोट अगर आपसे पूछे कि जनसंख्या विस्फोट क्या होता है, तो जनसंख्या विस्फोट क्या होता है कि प्यारे बच्चों कम समय में जनसंख्या में वृद्धि, यानी एकाएक वृद्धि होना जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। और इसका एक मुख्य कारण था प्यारे बच्चों याद रखिएगा, बाल विवाह। ठीक है, वही इसका प्रमुख एक बहुत ज्यादा कारण था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या था, ये हम आपको बताते हैं कि जनसंख्या विस्फोट का कारण हुआ कैसे जनसंख्या इतना विस्फोट करने लगा, यानी बढ़ने लगा, अचानक एकाएक कैसे बढ़ने लगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है कि मृत्यु दर में आए यहाँ देखिए निरंतर की कमी, यानी जो मृत्यु दर थी, जन्म हो रहा था बहुत सारे बच्चों का, लेकिन मृत्यु बहुत ही कम हो रही थी। तो वो क्या, सारा लोग तो रहेगा ना, मान लीजिए एक परिवार है, एक परिवार में सबका बच्चा हो रहा है, मतलब कहने का मतलब परिवार बढ़ रहा है और पीछे से कोई टपक नहीं रहा है ना, तो वो क्या होगा, वृद्धि हो गया। तो वही है
कि क्या हो गया, मृत्यु दर में कमी हुई, उससे क्या हो गया, जनसंख्या हमारा वृद्धि होने लगा। ठीक है, याद रखना है कि मृत्यु दर में, आय में निरंतर में कमी हुई, प्यारे बच्चों क्या हो गया, जनसंख्या हमारा विस्फोट हो गया। ठीक है, यहाँ आप देखिए मातृ मृत्यु दर में कमी है ना, ये भी मृत्यु दर की, शिशु मृत्यु दर में कमी, सब चीज में कमी, यानी सब चीज, शिशु भी कम मरते थे, सब चीज मतलब इस सब में कमी हो रही थी मृत्यु में, तभी तो हमारा जनसंख्या विस्फोट हुआ। ठीक है, अब देखिए जनन आयु वाले व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि है ना, याद रखना है कि जो जनन आयु वाले व्यक्ति है उनकी संख्या में भी क्या हो गया प्यारे बच्चों, वृद्धि हो गया। इसलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे जनन स्वास्थ्य में अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या हुआ, तो प्यारे बच्चों ये आपको लिखना है। इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं बाल विवाह है ना, ये सब सारा चीज क्या है, जनन स्वास्थ्य, मतलब कहने का मतलब जनसंख्या में वृद्धि है, जनसंख्या विस्फोट के कारण ही आता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब चलिए जनसंख्या यहाँ पे पूछा गया है बाबू, यहाँ पे क्वेश्चन है आपके सामने कि जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिमाण कौन कौन से हैं। जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिमाण, यानी जनसंख्या अगर ज़्यादा होता है, ज़्यादा बढ़ता है तो उसके दुष्परिमाण क्या क्या होंगे, ये सारा ऑब्जेक्टिव में आता है, सब्जेक्टिव में आता है। यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि जनन स्वास्थ्य क्या है, यही है चैप्टर जनन स्वास्थ्य, और कुछ नहीं है। लग रहा होगा कि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों याद रखिएगा कि जनन, यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जनसंख्या विस्फोट का दुष्परिमाण क्या होगा, दुष्परिमाण सबसे पहले क्या होगा, शिक्षा व्यवस्था की समस्या होगी, बहुत सारा शिक्षा व्यवस्था की समस्या, आय में कमी, जमीन में कमी, प्यारे बच्चों खनिज में कमी, है ना, सब चीज में कमी ही कमी होगा। अगर जनसंख्या बढ़ेगा, मान लीजिए प्यारे बच्चों कि अभी आप लोग 2-3 भाई हैं तो 2 भाई एक में हैं। ठीक है, कुछ समय आएगा कि 2 भाई आप अलग हो जाएंगे, जैसे मेहरारू आई, शादी हुआ, मेहरारू आई, इधर आपके कान में ऊ बुदबुदाई, उधर आपके कान में ऊ बुदबुदाई। कहने का मतलब क्या, उनकर मेहरारू उनके कान में बुदबुदाई और आपकी मेहरारू आपके कान में बुदबुदाई। फिर क्या हो गया, आप अलग हो गए, अब बोले कि नहीं हम एक में नहीं रहेंगे, अलग रहेंगे, तो क्या हो गया, वो घर टूट गया, वो घर है एक, अब उस घर में क्या होगा, 2 आदमी हो जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। या कहीं खाली जमीन होगा जहाँ पे खेती होता था, वहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, वहाँ पे घर बन जाएगा, तो वहाँ पे तो खेतों फिर नहीं होगा। अगर जहाँ पे खेत है वहाँ पे आपका घर बन गया, फिर वहाँ पे खेती नहीं हुआ, तो प्यारे बच्चों अनाज में कमी हुआ। तो इसी प्रकार होता है। उसके बाद से आपका लल्ला चल्ला ये सब जितने भी 1-2 होंगे वो भी तो क्या करेंगे, वृद्धि होंगे, उनको भी खाना पिलाना पड़ेगा। तो इधर से क्या हो रहा है, खेत में आप घर बना रहे हैं तो अनाज में कमी भी हो रहा है, इधर जनसंख्या बढ़ भी रहा है। ठीक है, तो एक बगल से बढ़ रहा है, एक बगल से कमी हो रहा है ना, तो यही होता है, आपको याद रखना है। तो देखिए जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिमाण क्या है, तो शिक्षा व्यवस्था में सबसे पहले कमी आएगी, याद रखना है, आय में कमी, सब चीज में कमी आएगा। ठीक है, रोजगार की समस्या होगी, यहाँ आप देखिए निर्धनता होगी, यानी धन नहीं होगा, खाद्यान्न आपूर्ति की समस्या होगी, स्वास्थ्य एवं यहाँ देखिए चिकित्सा समस्या होगा, आय में कमी होगी, खनिजों में कमी होगा, खेती में कमी होगा, सब चीज में कमी होगा, बहुत सारी चीजें आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग दुष्कर्म लिख सकते हैं, दुष्परिमाण कि जनसंख्या विस्फोट के दुष्परिमाण क्या क्या है, यानी उसकी हानियां क्या क्या है अगर जनसंख्या बढ़ती है तो। चलिए क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं कि गर्भ निरोधक के प्रकार कौन कौन से हैं। अब यहाँ देखिए गर्भ निरोधक, यानी प्यारे बच्चों गर्भ निरोधक के प्रकार कौन कौन से होंगे, ये बाबू ये सब क्वेश्चन आता है। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारा बता देंगे और यहीं से आपका चैप्टर से सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन है कि गर्भ निरोधक के प्रकार कौन कौन से हैं। तो वर्तमान में बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोधक बहुत सारी गोलियां उपलब्ध हैं, जैसे माला डी, माला एन, यहाँ पे सहेली, सारी चीजें उपलब्ध है। ठीक है, गर्भ निरोधक ये सब गोलियां हैं। ठीक है, अब देखिए प्राकृतिक विधि, यानी इसका पूछा जा रहा है गर्भ निरोधक के प्रकार कौन कौन से हैं, प्राकृतिक भी है, यानी प्यारे बच्चों आप प्राकृतिक तरीके से गर्भ निरोधक नहीं कर सकते हैं, गर्भाशय में शिशु नहीं डाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब अगर आप निषेचन कर रहे हैं तो उसमें भी आप प्राकृतिक तरीके से बचा सकते हैं। बहुत सारी विधियां हैं, अभी हम आपको एक एक करके बताएंगे कि कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन सी नहीं है। यानी गर्भ निरोधक की विधियां कौन कौन सी है, यानी गर्भ धारण करने के रोकने के लिए कौन कौन सा चीज हमको बनाया गया है सरकार के द्वारा, कौन कौन सा नहीं बनाया गया। यानी कहने का मतलब गर्भ निरोधक के प्रकार कौन कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक विधि, यानी आप अपने से गर्भ निरोधक बचा सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने से बचा सकते हैं। यहाँ आप देखिए रोध रोधक द्वारा हम बना सकते हैं, मतलब बचा सकते हैं। अंतः गर्भाशय युक्तियों द्वारा हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बचा सकते हैं। यहाँ पे गोलियों के द्वारा यहाँ पे हम लोग बचा सकते हैं, जैसे गर्भ निरोधक गोली आती है, पुट्टिका गोली आती है, सहेली आ गया, माला डी, माला एन, ये सब जितने भी है ये सब क्या होती है, गर्भ निरोधक गोली होती है। शल्यक्रम विधि या बांधेकरण द्वारा प्यारे बच्चों यहाँ पे इसके द्वारा भी हम लोग क्या कर सकते हैं, गर्भाशय को बचा सकते हैं, यानी शिशु ना होने से बचा सकते हैं। ठीक है,
तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे पूछे, अगर एग्जाम में पूछे कि गर्भ निरोधक के प्रकार कौन कौन से हैं, प्राकृतिक विधियां हैं हमारी कौन सी है, रोग रोधक विधियां हैं, अंतःगर्भाशय युक्तियां हैं, गोलियां हैं, गोली खा के भी हो सकता है, शल्य क्रम विधियां, ये सारी विधियां हैं। तो चलिए एक एक करके एक एक विधि को हम लोग देखते हैं कि गर्भ निरोधक गोली कौन कौन सी। गोलियां आप सबसे पहले हमको पढ़ना है कि जो गोलियां हैं वो क्या है। प्राकृतिक विधि भी पढ़ेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि गोलियां कैसे काम करती है। प्यारे बच्चों, गर्भ निरोधक के लिए गोली तैयार किया गया, ठीक है, जिसमें से प्यारे बच्चों एक केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था द्वारा सरकारी गोली बनाया गया जिसका नाम है सहेली। उसको हफ्ते में एक बार यूज किया जाता है। तो अगर आप भी जाएंगे, मतलब कहने का मतलब आप तो अभी जाएंगे नहीं, अगर आप मतलब बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल में जाएंगे ना, सरकारी हॉस्पिटल में, तो आप सहेली दवा लेंगे, वो आपको मिल जाएगा। उसको सप्ताह में एक बार यूज करना रहता है। किसको? तो फीमेल को यूज करना रहता है। अरे मेल कोई ट्राई नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए गर्भ निरोधक गोली क्या होता है, यहाँ पे हम आपको बताते हैं। यह एक विशेष प्रकार की गोली होती है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संगठन होता है। हम क्या बताएं, गर्भ निरोधक गोली में प्रोजेस्टेरोन की मात्रा पाया जाता है, एस्ट्रोजन की, जो अंडोत्सर्ग को रोक देता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। संगठन की गोली होती है। गोलियां प्रायः मादा 21 दिनों तक लगातार ली जाती है, यानी जो मादा होती है वो क्या करती है, 21 दिनों तक लगातार खाती है मादा। ये पुरुष नहीं ट्राई करेगा, ठीक है। क्या करना है, मादा को 21 दिन, क्योंकि गर्भ किस में होता है, तो स्त्री में होता है, मादा में होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे याद रखना है कि यह एक विशेष प्रकार की गोली होती है जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का संगठन होता है। अब पूछ देगा कि गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली में क्या पाया जाता है, तो प्रोजेस्टेरोन और एजेस्ट्रोन पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। संगठन गोलियां होती है। यह गोलियां प्राय मादा को 21 दिन तक लगातार यहाँ पे दी जाती है, तथा जो शेष बचता है ना 7 दिनों तक लिया जाता है। 7 दिन के अंतराल पे, है ना, यानी 7 दिनों के अंतराल पे क्या किया जाता है, रखा जाता है। इन गोलियों को लगातार बिना भूले रोज खाना होता है। ये ऐसा गोली है, ये बिना भूले आपको रोज खाना है, 21 दिन तक आपको लगातार खाना है। ये जो गोलियां होती हैं इनको 21 दिनों तक लगातार खाना है। फिर आपको क्या करना है, हफ्ते में एक बार खाना है। इससे क्या होगा, आपके अंदर क्या होंगे प्यारे बच्चों, ये एजेस्ट्रोन प्रोजेस्टेरोन चले जाएंगे और वो क्या करेंगे, अंडोत्सर्ग को रोक देंगे। और जब अंडोत्सर्ग रुकेगा तो क्या होगा, आपका प्यारे बच्चों जो फीमेल होंगे उनकी गर्भधारण नहीं होगी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यह गोलियां एस्ट्रोजन और यहाँ पे याद रखना है कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को शरीर में बढ़ा देती है, जिससे यहाँ देखिए आवर्त चक्र प्रक्रिया का प्रभाव पड़ जाता है ना। इसी प्रकार प्यारे बच्चों क्या होता है, गर्भ यहाँ पे धारण नहीं हो पाता है। तो यही आपको याद रखना है कि गोलियां अगर आपसे पूछे तो गर्भ निरोधक गोली कौन सी, सहेली है, माला डी है। अब यहाँ पे अगर पूछा जाए माला एन, ये सब क्या है, गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है, ठीक है। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। सहेली, माला डी, माला एन, ये सब जितने भी है ये सारे प्यारे बच्चों क्या है, गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि गर्भ निरोधक गोली क्या है, तो गर्भ निरोधक गोली में प्यारे बच्चों क्या एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसको 21 दिन तक लगातार खाया जाता है औरतों को, ठीक है। और बाकी को क्या 7 दिन पे खाया जाता है। इससे क्या होता है कि जो निहित इसमें प्रोजेस्टेरोन होते हैं ना और एस्ट्रोजन होते हैं, वो प्यारे बच्चों अंडोत्सर्ग को रोक देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है प्यारे बच्चों, गर्भधारण नहीं होता है, ठीक है। और एक और इफेक्ट करते हैं कि आवर्त चक्र प्रक्रिया को प्रभावित कर देते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण के लिए सहेली हो गया, माला डी, माला एन, ये गर्भ निरोधक पुट्टिका गोली है। और ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से जल्दी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत आसान चैप्टर है, मस्त चैप्टर है। चलिए शल्य, यहाँ देखिए क्रिया विधि कौन सी होती है, शल्य क्रिया विधि क्या है, जो इंपॉर्टेंट है हम आपको बता रहे हैं कि शल्य क्रिया विधि क्या है। तो यह विधि उन लोगों में कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा पैदा नहीं चाहते हैं। शल्य विधि अगर आपसे पूछा जाए तो जो भविष्य में मान लीजिए कि हमारा एक लड़का हो गया, उसके बाद से हम नहीं चाहते कि हमारा मतलब बच्चा हो, तो ये शल्य विधि उन लोगों के लिए है। किसी का मान लीजिए कि किसी का बच्चा हो गया, 2 बच्चा हो गया, 1 बच्चा हो गया, अब वो चाहता है कि भविष्य में मेरा बच्चा ना हो, तो उसके लिए क्या किया जाता है प्यारे बच्चों, शल्य क्रिया विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इस विधि में उन लोगों में कराई जाती है जो भविष्य में बच्चा नहीं चाहते। इस विधि को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, बांध्यकरण भी कहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा नसबंदी, सुना है ना, नसबंदी, है ना, वही होता है। चलिए यह विधि परिवार नियोजन की एक अस्थाई विधि है। क्या है ये, परिवार नियोजन की एक बहुत अस्थाई विधि है, ठीक है। बांध्यकरण प्रक्रिया को पुरुष में शुक्राणु वाहिका उच्छेदन तथा महिलाओं के लिए यहाँ पे डंब वाहिनी नलिका जो होती है उसका उच्छेदन, यानी प्यारे बच्चों काट के उसको सील दिया जाता है, यानी नस बंद कर दिया जाता है। जहाँ से पुरुष के शुक्राणु आए और यहाँ पे जो मादा होती है प्यारे बच्चों, उनकी जो यहाँ देखिए डिंब वाहिनी होती है उसको क्या किया जाता है, उच्छेदन कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, भविष्य में कभी बच्चा ही नहीं होगा, ठीक है।
तो ये होता है प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है, इसको बांध्यकरण भी हम लोग बोल सकते हैं। और एक नाम इसका ये भी है कि शल्य क्रिया विधि क्या है, शल्य क्रिया विधि क्या है, ठीक है। तो शल्य क्रिया विधि जो भी करवाता है तो सरकार उसको पैसा भी देता है, आपको पता होना चाहिए। जो नसबंदी कराता है उसको पैसा भी मिलता है। और नसबंदी यही है कि अगर मान लीजिए कि फ्यूचर में अब आपको बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, 1-2 हो गया, 1 बच्चा हो गया, 2 हो गया, अब उसके बाद से आपको नहीं चाहिए तो उसके लिए नसबंदी कराया जाता है। इसमें प्यारे बच्चों जो नर होते हैं यानी जो पुरुष होते हैं ना, पुरुष की शुक्रवाहिका विच्छेदन यानी शुक्रवाहिक जो होती है प्यारे बच्चों उसका उच्छेदन कर दिया जाता है। और महिलाओं का डंब वाहिनी को क्या किया जाता है, नलिका को विच्छेदित यानी काट दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब देखिए कि यौन संचरित या लैंगिक संचरित रोग कौन कौन से होते हैं। यौन संचरित रोग या लैंगिक संचरित रोग यहाँ पे कौन कौन से होते हैं ये आपको जानना है। एक एक पॉइंट आप लोग यहाँ पे समझिएगा कि यौन संचरित या प्यारे बच्चों लैंगिक संचरित रोग क्या है। वे रोग जो यहाँ देखिए संभोग के समय यौन संबंधित द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित हो जाते हैं, उसे हम यौन संचरित या लैंगिक संचरित रोग कहते हैं। इन्हें यौन रोग या गुप्त रोग भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों गुप्त रोग का तो आप लोग नाम सुने होंगे, गुप्त रोग क्या होता है ना, सुना है ना। यानी यौन संचरित रोग को ही हम लोग गुप्त यानी छुपा हुआ रोग, पहले उसको बोला जाता है गुप्त रोग, यानी कि उसी से बताना मत गुप्त रोग है उसको, यानी प्यारे बच्चों क्या यौन संबंधित रोग है उसको, ठीक है। अब देखिए यौन संचरित या लैंगिक संचरित रोग क्या होता है। जब रोग यहाँ देखिए वे रोग जो संभोग के समय यौन संबंधित द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचरित होता है। मान लीजिए कि किसी कोई मेल है कोई फीमेल है और उसमें से किसी को प्यारे बच्चों क्या एड्स है, ठीक है, किसी मान लीजिए मेल को ही एड्स है या फीमेल को ही एड्स है, वो किसी और यहाँ मान लीजिए किसी मेल को ही है, अब वो किसी और के साथ संभोग करेगा ना प्यारे बच्चों, तो उसको क्या होगा, उसको भी क्या हो जाएगा एड्स हो जाएगा जिसके साथ वो करेगा। अगर बिना किसी प्यारे बच्चों मतलब प्रोटेक्शन के करेगा तो उसको भी क्या हो जाएगा, याद रखना है कि उसको भी हो जाएगा यौन संचरित रोग। तो यही होता है प्यारे बच्चों यौन संचरित रोग या लैंगिक संचरित रोग, यानी जो प्यारे बच्चों संभोग के द्वारा फैले, संभोग करने के दौरान जो फैलता है उसी को हम लोग बोलते हैं यौन संचरित रोग। यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाए उसे हम लोग क्या कहते हैं यौन संचरित रोग या प्यारा बच्चों याद रखने के लैंगिक संचरित रोग, ठीक है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए उसको गुप्त रोग भी कहा जाता है। देखिए अब देखिए जीवाणु द्वारा कौन कौन सा होता है, विषाणु द्वारा। अब एक क्वेश्चन आता है कि जीवाणु द्वारा मतलब जो हमारा जो यौन संचरित रोग है ना, एक होता है जीवाणु द्वारा, एक होता है विषाणु द्वारा। तो कौन कौन रोग होता है जो जीवाणु द्वारा होता है, कौन कौन रोग होता है जो विषाणु द्वारा होता है, तो यहाँ पे एक एक करके हम लोग समझते हैं। देखिए यहाँ देखिए जीवाणु द्वारा क्या होगा, सुजाक, गोनेरिया, सिफिलिस, एड्स, ये सब क्या है, सारा यौन संचरित रोग है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जीवाणु के द्वारा कौन फैलेगा, जीवाणु के द्वारा कौन फैलेगा, प्यारे बच्चों यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि जीवाणु के द्वारा कौन फैलेगा, तो प्यारे बच्चों जीवाणु के द्वारा कौन फैलेगा, यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि जो यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा जो फैलता है ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखिएगा कि सुजाक हो गया और सिफिलिस हो गया। अब देखिए सुजाक जो होता है वो क्या होता है, यह रोग जीवाणु द्वारा होता है। सुजाक अगर आपसे पूछ देगा ऑब्जेक्टिव में कि किसके द्वारा होता है, तो ये जीवाणु जनित रोग है। यह है यौन संचरित रोग, लेकिन ये जीवाणुओं द्वारा होता है, वायरस द्वारा, विषाणु द्वारा नहीं होता है। ये प्यारे बच्चों बैक्टीरिया द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है, ठीक है। अब देखिए सुजाक रोग यहाँ देखिए नाइसूरिया, यहाँ देखिए गोनेरिया नामक प्यारे बच्चों जीवाणु से फैलता है। अगर आपसे पूछा जाए ऑब्जेक्टिव में कि सुजाक रोग किससे फैलता है, हम जबकि पूछेंगे ऑब्जेक्टिव में जब कराएंगे तो सुजाक किससे फैलता है, तो नाइसूरिया गोनेरिया नामक जीवाणु के द्वारा। कौन कौन, नाइसूरिया और यहाँ पे याद रखिएगा कौन, नाइसीरिया और गोनेरिया नामक जीवाणु के द्वारा सुजाक फैलता है। सुजाक, नाइसीरिया, गोनेरिया, नाइसीरिया गोनेरिया के द्वारा बैक्टीरिया है ये, और इसके द्वारा प्यारे बच्चों क्या होता है, सुजाक हमारा फैलता है। लक्षण क्या है, मूत्र त्राग की समस्या में जलन, यानी प्यारे बच्चों जब भी वो मूतने जाएगा तो उसके प्यारे बच्चों क्या होगा, जलन महसूस होगा, ठीक है। बहुत सारी ऐसे लक्षण होते हैं, तो ये आपको याद करना है, एक ही लक्षण बता रहे, तो यहाँ पे आपको इसको ध्यान में रखना है कि सुजाक क्या, वह रोग जो जीवाणु द्वारा फैले, और सुजाक रोग किसके द्वारा होता है, नाइसीरिया गोनेरिया के द्वारा ये फैलता है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और इसका लक्षण क्या है, मूत्र त्याग के समय जलन, यानी मूत्र करते समय क्या होगा बाबू, जलन होगा। पेशाब में जलन आप लोग सुने होंगे, तो ये एक प्यारे बच्चों क्या है, समस्या है। अब ऐसा नहीं समझिएगा, क्योंकि कभी कभी सबके होता है, सब हर इंसान को होने लगता है पेशाब में जलन, तो वो क्या होता है, मूत्र त्याग में जलन होने लगता है। कभी कभी पानी की कमी से या शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाने से भी क्या होने लगता है, जलन होने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि हमको सिफिलिस हो गया है ना, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, सुजाक हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये कभी कभी पानी कम पीजिएगा ना, शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा होगा, वायु का
तो उसमें भी ऐसा हो सकता है पानी की कमी से। अब देखिए सिफिलिस क्या है, तो सिफिलिस यौन संचरित रोग है, ये भी बैक्टीरिया के द्वारा होता है यानी जीवाणु के द्वारा होता है। ये किसके द्वारा फैलता है, तो सिफिलिस यहाँ देखिए रोग यहाँ देखिए ट्रोपेनोमा के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा प्यार बच्चों याद रखिएगा, जो सिफिलिस फैलता है किसके द्वारा, रोग ट्रोपोनोमा, यहाँ पे याद रखिएगा रोग ट्रोपोनेमा, याद रखना है क्या, पेलिडम जीवाणु द्वारा फैलता है। बहुत हार्ड होता है, यहाँ पे ये सब याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। बायो के ऐसे ऐसे वर्ड होते हैं जिसको आपको रटना ही पड़ता है, याद ही करना पड़ता है, ऐसे उसको संभव नहीं है। तो प्लीज आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। जो सिफिलिस है हमारा, सिफिलिस एक यौन संचरित रोग है जो जीवाणु द्वारा फैलता है। जो कि कौन सा जीवाणु उसमें होता है ये आपको याद रखने की, सिफिलिस में कौन, रोग ट्रोपेनोमा, यहाँ आप देखिए पेलिडम जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। इसका लक्षण क्या है, तो यहाँ आप देखिए जननांगों पे घाव होना। प्यार बच्चों जो जनन अंग है ना प्यार बच्चों, जैसे मनुष्य क्या हो चाहे स्त्री का, उस पर क्या होगा, घाव निकलने लगेगा, फोड़ा फूंद से निकलने लगेगा, है ना। यहाँ पे स्किन प्रॉब्लम, उस पर समस्याएं आने लगेंगी। तो समझ लीजिए कि आपको क्या हुआ है प्यार बच्चों, आपका यौन संचरित रोग है, सिफिलिस हुआ है। पेशाब में जलन होने लगे बार बार, तो समझ लीजिए क्या हुआ है बाबू, याद रखिएगा कि सुजाक हुआ है। तो ये सब सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। बस इसका मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये बैक्टीरिया के द्वारा होता है यानी जीवाणु के द्वारा होता है। और प्यार बच्चों ये किससे फैलता है, तो सिफिलिस फैलता है किससे, साइनोरिया गोनोरिया नामक जीवाणु से, ठीक है। जबकि यहाँ पे सुजाक फैलता है। और सिफिलिस कैसे फैलता है, तो रोग यहाँ देखिए ट्रोपेनोमा पेलिडियम के द्वारा फैलता है। रोग ट्रोपेनोमा पेलिडियम जीवाणु के द्वारा ये फैलता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना। अब देखिए विषाणु जनित रोग, ये तो जीवाणु जनित रोग हो गए, जीवाणु जनित रोग हो गए प्यारे बच्चों, वो तो सुजाक है ना। और यहाँ पे देखिए सिफिलिस। अब यहाँ देखिए अब आता है कि जीवाणु जनित तो हो गए, अब विषाणु जनित रोग कौन से होंगे, वायरस के द्वारा कौन फैलेंगे, ठीक है। यानी विषाणु जनित रोग हमारा कौन कौन सा होगा, पहला होगा एड्स, ठीक है। एड्स यहाँ पे याद रखना है। एड्स क्या होता है, एड्स विषाणु द्वारा फैलता है। ये किसके द्वारा फैलता है, एड्स जो होगा ये विषाणु द्वारा फैलता है। एड्स रोग यहाँ पे देख लीजिए प्रतिरक्षा तंत्र को क्या करता है, कम करता है। HIV एड्स किस पे आक्रमण करता है, तो हेल्पर टी कोशिका, जो हमारे शरीर में हेल्पर टी कोशिका होती है ना, टी सेल्स होते हैं ना, उस पे आक्रमण करता है। तो अगर आपसे पूछेगा कि HIV एड्स किसको मतलब किसको नष्ट करता है, किस पे आक्रमण करता है, अगर आपको HIV एड्स हो गया है ना, तो वो किसको नष्ट करेगा, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आक्रमण करेगा जो हमारे शरीर में हेल्पर टी कोशिका है, उसको नष्ट करता है। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी प्रतिरक्षी तंत्र को क्या करेगा, वो नष्ट करेगा। यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि HIV नामक ये विषाणु के द्वारा होता है। एड्स किसके नामक होता है, HIV विषाणु का तो आसान है, यानी एड्स आसान है। एड्स किसके द्वारा होगा, HIV विषाणु के द्वारा होगा। एड्स किसके द्वारा फैलता है, विषाणु जनित रोग है। और ये किसके द्वारा फैलता है, HIV एड्स के द्वारा फैलता है। अब पूछेगा जो एड्स जिसको हो जाता है वो किस पे आक्रमण करता है, तो HIV एड्स में प्यारे बच्चों क्या करता है, जो शरीर में हमारे हेल्पर टी कोशिका होती है, टी सेल्स होते हैं, उस पर ये आक्रमण करता है। तो ये भी साथ में आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए लक्षण इसके क्या है, निरंतर यहाँ पे ज्वर, यहाँ देखिए मांसपेशियों में दर्द। ज्वर मतलब क्या, ज्वर मतलब होता है प्यारे बच्चों एकदम शरीर गरम गरम रहेगा, बुखार रहेगा, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा दर्द रहेगा, तो समझ लीजिए कि क्या है, एड्स हुआ है, ठीक है। अब देखिए हेपेटाइटिस बी आप लोगों ने सुना होगा, हेपेटाइटिस बी, ठीक है। यह भी एक विषाणु के द्वारा उत्पन्न हुआ एक रोग है। ये भी किसके द्वारा फैलता है, विषाणुओं के द्वारा ही फैलता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि जो हमारा हेपेटाइटिस है वो किसके द्वारा फैलेगा, विषाणु के द्वारा फैलेगा। यह रोग HBV नामक विषाणु द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस की बात करें तो हेपेटाइटिस क्या, HB और भी एक विषाणु होते हैं, वायरस होते हैं, उसके द्वारा फैलता है। तो हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु जनित ही रोग है और ये किसके द्वारा फैलता है, HBV नामक विषाणु के द्वारा फैलता है। लक्षण क्या है इसके, जो जिसको हेपेटाइटिस हो गया, पेट दर्द, यहाँ आप देखिए जी मचलना आदि, ये सब क्या है प्यारे बच्चों, जी मचल के रह जाना, ये सब क्या है हमारा HIV एड्स, यानी कहने का मतलब क्या, ये हमारा प्यारे बच्चों हेपेटाइटिस का एक लक्षण है। तो प्यारे बच्चों यौन संचरित रोग प्यारे बच्चों आपको पढ़ा दिए कि किस चीज़ से फैलता है, क्या करने से फैलता है, ठीक है। यौन संबंधित समस्याओं क्या होती है और HIV एड्स कैसे फैलता है, ये सब सारी चीज़ें हम आपको बता चुके हैं। तो ये यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे सिफिलिस गोनेरिया ये सब जितने भी होते हैं सुजाक होते हैं, तो जिसमें सुजाक और सिफिलिस जो होते हैं जीवाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है, उसका लक्षण भी बता दिए। अब यहाँ पे विषाणु के द्वारा अगर आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले एड्स होता है। एड्स क्या होता है, वो विषाणु जनित रोग होता है जो विषाणु के द्वारा फैलता है। इसमें प्यारे बच्चों क्या होता है, जो विषाणु जनित रोग होता है ना, इसलिए किसके द्वारा फैलता है, तो इसमें कौन सा विषाणु पाया जाता है, HIV विषाणु पाया जाता है। एड्स में HIV विषाणु, और HIV विषाणु क्या करता है, सबसे पहले हमारे शरीर के हेल्पर टी कोशिका को नष्ट करता है, खत्म कर
देता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे हेपेटाइटिस बी प्यारे बच्चों विषाणु जनित रोग है जो किसके द्वारा फैलता है, HBV के द्वारा फैलता है, ठीक है। ये भी, ये सब ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके लक्षण क्या है, पेट में जब जी मचलना, ये सब क्या है, इसके प्यारे बच्चों लक्षण है। अब यहाँ देखिए जेनिटल वार्ट, ये भी प्यारे बच्चों क्या है, विषाणु द्वारा ये यौन संचारित रोग ही है। यह रोग क्या प्यारे बच्चों, ह्यूमन, यहाँ देखिए पिलिलोमा वायरस द्वारा होता है। यह रोग किसके द्वारा होता है, ह्यूमन पिलिलोमा वायरस के द्वारा होता है, पोपुलोमा, याद रखिएगा, ये ह्यूमन पोपुलोमा वायरस के द्वारा होता है। ये कौन सा, तो यहाँ देखिए जेलेटिन वार्ट, ये जबकि पूछा नहीं जाता है, कभी पूछा नहीं गया है। लक्षण क्या है, पुरुषों की यहाँ देखिए सीसन व स्त्री के लीविया योनि व गर्भाशय में मस्से बन जाना, यानी मस्सा खूब निकलेगा, खूब ज़्यादा यहाँ पे मस्सा निकलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर आपको यहाँ देखिए यहाँ पे जेनिटल वार्ट अगर आपसे पूछा जाए, जेनिटल वार्ट यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा तो वो आपको खुद दिखा देगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, ये किसके द्वारा फैलता है, तो ह्यूमन, यहाँ देखिए पोपुलेमा, यहाँ पे याद रखिएगा पोलुलोमा, यहाँ पे वायरस के द्वारा फैलता है। इसका लक्षण ये है कि पुरुष को जो सीसन है यानी जो पेनिस होता है, ठीक है, और स्त्रियों को जो प्यारे बच्चों यहाँ पे लिविया योनि होती है, ठीक है, उस पर क्या होगा, खूब मासा निकलेगा, तो आप समझ लीजिए क्या हुआ है, आपको यहाँ पे याद रखिएगा कि जेनिटल वार्ट होता है, ठीक है, हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और सभी बच्चे इसको क्या कीजिएगा, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है, इंग्लिश मीडियम वाले फटाफट से बच्चे इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए बाध्यता क्या होता है, बाध्यता, यहाँ आप देखिए याद रखिएगा कि बाध्यता पूछे, बाध्यकरण अलग होता है, नसबंदी अलग होता है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बाध्यता क्या होता है, तो बाध्यता की बात करें तो यदि कोई दंपति गर्भ धारण नहीं कर पाता है तब उसे हम लोग बाध्यता या बांझपन कहते हैं। बाध्यता को ही हम लोग बांझपन कहते हैं, बांझपन। और यहाँ पे होता नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति है उसका लड़का हो ही नहीं रहा है, कितना भी प्रयास किया लड़का हो ही नहीं रहा है, तो प्यारे बच्चों उसी को ही हम लोग क्या करते हैं, उसी को हम लोग यहाँ पे बाध्यता कहते हैं। इतना क्लियर हो गया कि बाध्यता हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बाध्यता का उपाय भी है कि परखनली शिशु के द्वारा, प्यारे बच्चों जो जिसका नहीं होता है, यहाँ पे जिसका बच्चा नहीं होता है तो उसको प्यारे बच्चों बाध्यता, यानी कहने का मतलब क्या कि परखनली शिशु के द्वारा क्या किया जाएगा, उसको बाबू यहाँ पे उसके मतलब कहने का मतलब उसको मतलब बच्चा हो जाएगा, है ना। तो यही आपको ध्यान में रखना है। कैसे होगा, परखनली शिशु क्या होता है, अंडाणु का निषेचन स्त्री के शरीर के बाहर, है ना, जो अंडाणु बनता है उसका क्या करना है, निषेचन जो करना है स्त्री के शरीर के बाहर किसी पात्र में होता है, कोई भी पात्र ले लीजिए, उसमें क्या होगा, उसमें होगा, ठीक है। इसकी तकनीकी द्वारा उत्पन्न संतति परखनली शिशु कहलाती है, ये आपको याद रखना है। दाता व स्त्री अथवा पुरुष के अंडाणु तथा शुक्राणु प्राप्त करके उनका परखनली में क्या किया जाता है, निषेचन करवाया जाता है, जिससे यहाँ देखिए युग्मनज का निर्माण हो जाता है। अगर अंदर युग्मनज का निर्माण जब नर और मादा आपस में यहाँ पे निषेचन कर रहे हैं तो उसमें अगर युग्मनज नहीं बन रहा है तो उसमें क्या किया जाएगा, जो यहाँ पे नर जनन शुक्राणु होगा और मादा जनन अंडाणु होगा, उसको क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों, उसको यहाँ पे किसी पात्र में क्या किया जाएगा, बाहर ही उसको क्या किया जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे अंडाणु और शुक्राणु को क्या कर प्राप्त करके परखनली में यहाँ पे क्या निषेचित करवाया जाता है, जिससे यहाँ पे क्या होता है, युग्मनज हमारा बन जाता है। किसी पात्र में, शरीर के अंदर नहीं, किसी पात्र में ही उसको क्या किया जाता है बाबू, उसको प्यारे बच्चों यहाँ पे युग्मनज की क्रिया करवाई जाती है। तो यही हमारा परखनली शिशु होता है, याद रखिएगा। और फिर उसको अंदर प्यारे बच्चों गर्भाशय में डाल दिया जाता है वुमेन के, तो यही हमारा परखनली शिशु होता है। तो यहाँ पे आप लोग समझ गए, शरीर के अंदर अगर यहाँ पे युग्मनज नहीं बन रहा है तो नर जनन शुक्राणु लिया जाएगा और मादा जनन अंडाणु लिया जाएगा, और दोनों को एक पात्र में रख के उसको क्या किया जाएगा, युग्मनज, यानी कहने का मतलब क्या हो जाएगा, उसमें क्या किया जाएगा, परखनली में निषेचन करवाया जाता है। तो परखनली में निषेचन करवाने से क्या होगा, युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो यही होता है, तो ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। टेस्ट ट्यूब फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है, फर्टिलाइज करवाया जाता है किस में, तो स्पर्म में। स्पर्म क्या होता है, जो शुक्राणु होते हैं, और प्यारे बच्चों एग यानी जो अंडाणु होते हैं उसको फर्टिलाइज कराया जाता है किस में, तो प्यारे बच्चों टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, टेस्ट ट्यूब में इसको करवाया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए युग्मक अंतः फिलोपियन यहाँ पे स्थानांतरण, यानी कहने का मतलब क्या होगा, सिम डालना आप लोग सुने होंगे प्यारे बच्चों, सबसे बढ़िया यहाँ पे वही होता है, समझ लीजिए, जो खुल के बताना है बता दिए। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, युग्मक अंतः फिलोपियन, यहाँ देखिए स्थानांतरण, यानी उस यहाँ देखिए वह उन महिलाओं के लिए है जो अधिक उपयोगी है। यानी प्यारे बच्चों कहने का मतलब क्या है, मतलब ये जो प्यारे बच्चों ये जो विधि है ना, ये विधि उन महिलाओं के लिए है
जो जिसके लिए अधिक उपयोगी है, जिसमें क्या किया जाता है, इनमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है, जिनमें क्या हो जाएगा, अंडाणु बनेगा ही नहीं। अब उसके लिए है जिसमें अंडाणु का निर्माण नहीं होता है लेकिन निषेचन तथा भ्रूण के बदलाव में यहाँ पे सक्षम होती है, तो उनके लिए है जिनमें अंडाणु नहीं बनता हो लेकिन निषेचन और प्यारे बच्चों भ्रूण का बदलाव में वो सक्षम हो। इसमें दाता स्त्री के अंडाणु को क्या किया जाता है, स्त्री के अंडवाहिनी में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यही होता है, तो ये आप लोग प्यारे बच्चों याद कर लीजिएगा। ठीक है, यही होता है अंडाणु, यहाँ पे अंडा से, यहीं से अंडाणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि ये क्या होता है, या उन महिलाओं के लिए है जो अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, जिससे यहाँ आप देखें अंडाणु का निर्माण नहीं हो पाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, अंडाणु का निर्माण नहीं होता है लेकिन निषेचन तथा भ्रूण के बदलाव में वो सक्षम होती है। तो इसमें दाता स्त्री के अंडाणु को स्त्री के अंडवाहिनी में क्या किया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए अंतःकोशिकीय शुक्राणु यहाँ आप देखिए निष्पेक्षण क्या होता है। अगर यहाँ पे जिसको बच्चा नहीं हो रहा है उसके लिए विधि है। ठीक है, अगर पूछेगा कि अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण क्या कहलाता है, प्यारे बच्चों ये क्या होता है, तो याद रखना कि इसे शुक्राणु को सीधे अंडाणु के अंदर प्रवेश करवा दिया जाता है, डायरेक्ट कुछ ना। यहाँ पे अगर पूछा जाए कि अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, इस शुक्राणु को सीधे क्या अंडाणु के अंदर ही क्या कर दिया जाता है, प्रवेश करवा दिया जाता है, डायरेक्ट अंडाणु के अंदर ही प्रवेश करवा दिया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं। अब देखिए कृत्रिम वार्य निषेचन, यानी कृत्रिम यानी हाथों के द्वारा, वार्य यहाँ पे क्या वीर्य सेचन करके, यानी इस विधि में उन नरों में उपयोगी हो जाती है जो प्राकृतिक रूप से स्त्री की योनि में वीर्य नहीं पहुंचा पाते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि कृत्रिम वार्य निषेचन माने मतलब कहने का मतलब क्या, वीर्य सेचन, यानी प्यारे बच्चों कृत्रिम यानी प्रकृति मतलब हाथों के द्वारा, यानी कहने का मतलब क्या, यह यहाँ देखिए यह विधि उन नरों यानी ये मर्दों के लिए है जो क्या करते हैं, प्रकृति में क्या करते हैं, प्राकृतिक रूप से जो स्त्री की योनि होती है ना उसमें वीर्य का उनका प्रवेश होता ही नहीं है ना, स्पर्म जाता ही नहीं है। तो उनके लिए क्या करना पड़ता है, जिनके वीर्य में शुक्राणु नहीं होते, यानी कहने का मतलब क्या, जो वीर्य होगा प्यारे बच्चों, जो जितने भी बच्चे गलत काम आजकल करते हैं उनसे क्या होगा, शुक्राणु उसमें होगा ही नहीं। ठीक है, शुक्राणु उसमें नहीं होते हैं, वो पहुंचा नहीं पाते हैं। इस विधि में पति या यहाँ देखिए स्वास्थ्य दाता के वीर्य को स्त्री के योनि या गर्भाशय में प्रवेश करा दिया जाता है। ठीक है, उसका प्यारा बच्चों स्पर्म लेके स्त्री की जो योनि होगी उसकी सहायता से गर्भाशय में क्या किया जाएगा, प्रवेश करवा दिया जाएगा, क्योंकि ये नर से प्रवेश होता ही नहीं है। तो क्या किया जाएगा, यहाँ डॉक्टर के द्वारा उसके स्त्री की योनि या गर्भाशय में प्रवेश करवा दिया जाएगा। तो यही हमारा क्या होता है प्यारा बच्चों, कृत्रिम यहाँ देखिए वीर्य सेचन होता है, वीर्य सेचन होता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं, फटाफट से बता दीजिए। क्लियर हो गया। तो यही है प्यारे बच्चों जनन स्वास्थ्य, और यही आपको पढ़ना भी है। ठीक है, तो आप लोग को उम्मीद है कि आप लोग को ये क्लास अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो एक बार आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ सर क्लास अच्छा लगा। और सुनिए, जो भी बच्चे पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो 499 में पीडीएफ फटाफट से ले लीजिए, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव मिलेगा, साथ में गेस क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, लेने के लिए आप लोग नंबर नोट कीजिए, यहाँ पे हम अपना नंबर लिख देते हैं 6299248935। ठीक है, आप इस पर संपर्क करके फटाफट से यहाँ पे पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।